हेलो एवरीवन। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के अनुसार अब बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक में होगा और ये संभावना ही है, ऐसा कोई फिक्स्ड डेट अभी नहीं आया है। खैर, इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ाई से संबंधित दो चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो आप अपने पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन करते रहिए, और दूसरा अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे आप। इस वीडियो में मैं पटना के एडिटोरिया पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा एसेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन हैं? टी राजा कुमार हैं। राइट ऑप्शन ए है। ये अगले 2 साल तक अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। नेक्स्ट, सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट एक स्पाईवेयर है। राइट ऑप्शन सी है। स्पाईवेयर ये इटली और कजाकिस्तान में आईफोन्स और एंड्रॉयड के उपकरणों को लक्षित किया गया था। इसके थ्रू इटली और कजाकिस्तान में आईफोन्स और एंड्रॉयड पे अटैक किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा? तो वो है चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। राइट ऑप्शन ए है। लद्दाख में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से को डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा, जो खगोल विज्ञान एवं पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके तहत रात में आकाश को अनावश्यक रोशनी और प्रकाश प्रदूषण से बचाने के प्रयास किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। राइट ऑप्शन बी है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून 2022 को मनाया गया। इस वर्ष की थीम बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19 इनहैंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। नेक्स्ट, ओशिनिक्स सिटी का नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? ओशिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? तो दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाना है। राइट ऑप्शन ए है। संयुक्त राष्ट्र ने ओशिनिक्स नामक विश्व के पहले तैरते शहर की घोषणा की है, जो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर के तट पर स्थापित होगा। नेक्स्ट, किस वैश्विक संस्था ने $600 बिलियन की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? तो G7 ने शुरू किया है। राइट ऑप्शन सी है। G7 समूह के देशों ने विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करने के लिए अगले 5 वर्षों में $600 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो वो है वियना। राइट ऑप्शन बी है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व में रहने योग्य शहर का क्रम जो है वो सबसे फर्स्ट पे है वियना, उसके बाद कोपेनहेगन और उसके बाद स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। नेक्स्ट, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। राइट ऑप्शन ए है। नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय गिग कार्यबल के 2029-30 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों तक विस्तारित होने की उम्मीद है, जो वर्तमान से 200% की उछाल होगी। गिग वर्कर भारत में कुल वर्कफोर्स का 4.1% होगा, जो अभी 1.5% है। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था? तो मंगोलिया में आयोजित हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। एक्स खान क्वेस्ट 2020 मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था, जिसमें 16 देशों की सेनाओं ने हिस्सेदारी की थी। नेक्स्ट, किस देश ने एशियो देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो चीन ने रखा है। राइट ऑप्शन बी है।
भारत और संघाई सहयोग संगठन एससीओ के अन्य सदस्य देशों ने अपने देशों की सीमा एजेंसियों के लिए एक संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेरिटी 2023 के आयोजन हेतु चीन की पहल का समर्थन किया है। नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आरबीआई ने जारी किया है, राइट ऑप्शन बी है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है, तो एसबीआई है, राइट ऑप्शन बी है। PSLV C-53, PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया, 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, राइट ऑप्शन ए है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 37 है, राइट ऑप्शन डी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित एवं जारी किया गया। भारत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश है। इस सूचकांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी 43rd स्थान से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट ऑप्शन सी है। और ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? कहीं पर भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, कहीं पर भी जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो वहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसका वैल्यू होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आता है। नेगेटिव साइन बताता है कि ईएमएफ जिसकी वजह से प्रोड्यूस होगा उस वजह का ही अपोज करना शुरू कर देगा, ये नेगेटिव साइन बताता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दाब, क्या बैरोमीटर से मेजर किया जाता है प्रेशर को? यस, बैरोमीटर से ही मेजर किया जाता है प्रेशर को, दाब को। पायरोमीटर से क्या मेजर होता है? टेम्परेचर, तापमान। थर्मामीटर से क्या मेजर होता है? तापमान। लेकिन इन दोनों तापमान में क्या अंतर है? पायरोमीटर किस तरीके का तापमान मेजर करता है और थर्मामीटर किस तरीके का तापमान मेजर करता है। जैसे हमें कितना बुखार है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो हम अपने बॉडी के कंटेक्ट में लाते हैं थर्मामीटर को और वो मेजर कर लेता है। लेकिन पायरोमीटर जो है वो बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है इसको मेजर करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। भूकंप सिस्मोग्राफ में मेजर किया जाता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को मेजर करता है। सो राइट, इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड है, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। सॉरी, इसमें जो चुनना था हमें कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा। ई तो होगा लेकिन नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा और या कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है उसको चुनना है हमें। तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये तो सही है। बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ये कैसे हो सकता है? बल हमेशा वेग की दिशा ही बदले, हमेशा ये कर रहा है, हमेशा वेग की दिशा बदले, नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में देता हूँ, मान लीजिए लेफ्ट से राइट कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, हम फोर्स लगाना शुरू कर दिए राइट डायरेक्शन में ही हम एक फोर्स अप्लाई कर दिए, मान लीजिए 5 न्यूटन। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिए राइट डायरेक्शन में, तो वेग का परिमाण यानी वेग का मैग्नीट्यूड बदलेगा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो ये कह रहा है कि बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, हमेशा कहाँ बदलेगा? इस केस में कहाँ बदल रहा है? या अपोजिट डायरेक्शन में ही 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते तो ये ऑब्जेक्ट जो स्लो हो जाता, लेकिन डायरेक्शन तो नहीं बदलता ना, इसलिए ये हमेशा वर्ड जो यूज किया गया है, इसलिए ये गलत है। बल हमेशा वेग के परिमाण को बदलेगा, मतलब ये कह रहा है कि बल जो है हमेशा वेग के परिमाण को यानी मैग्नीट्यूड को ही बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है डायरेक्शन कैसे नहीं बदलेगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा है, हम तिरछे डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, और मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो यहाँ पर परिमाण तो बदलेगा ही, मैग्नीट्यूड तो बदलेगा ही, साथ ही डायरेक्शन भी तो बदल जाएगा ना।
तो दोनों ही बदल जाएगा। ये करेगा हमेशा वेग का परिमाण बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो ये भी गलत है। तो बी और सी दोनों गलत है, सिर्फ ए सही है। तो चुनना कौन सा था, सत्य नहीं है, तो बी और सी दोनों सत्य नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता आप लोग समझते हैं क्या होता है। ध्वनि की प्रबलता का मतलब होता है साउंड जो है कितना लाउड है, कितना तेज है या कितना धीमा है, कितना ज़्यादा लाउड है या कितना कम लाउड है। ध्वनि की प्रबलता का ये मतलब होता है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है यानी लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, यानी आयाम पे डिपेंड करता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका मतलब ये रहा कि कोई साउंड यदि ज़्यादा लाउड है इसका मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, कम लाउड है तो इसका मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड कम है। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड में। नेक्स्ट, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो हाइड्रोजन गैस बनती है, राइट ऑप्शन ए है। इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, एक कंटेनर ले लीजिए आप, इसमें 2 रड डालते हैं हम यहाँ पे, और इसमें गैस भरी, वाटर भरा हुआ है इसमें, और इसको जो है हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और इसको जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस लगा दिए या बिना किसी रेजिस्टेंस का यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आकर के हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास में ऑक्सीजन के बुलबुले बनेंगे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे। नेक्स्ट, भारी बिजली हेवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है। यह बिहार से रिलेटेड ये फिनोमिनन है। यहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है, लोग भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं एक एक ऑप्शन को। खुली जगह में ज़मीन पर लेटना, खुली जगह में ज़मीन पर लेटेंगे, बिजली ऊपर से गिरेगी तो हमारे बॉडी में करंट फ्लो कर जाएगा। अर्थ पर कहीं पर भी गिरती है तो बॉडी में करंट फ्लो कर जाएगा, अर्थिंग ले लेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। निकटतम जल निकाय में जाना, नहीं, ये भी गलत है। जल निकाय में जाएंगे तो जल भी उसमें अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल में करंट फ्लो कर ही जाता है। अशुद्ध जल जो होता है वो, यानी सॉल्ट वाटर कहिए, अशुद्ध जल कहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन में जो दिया गया है, घर के अंदर रहना चाहिए और धातु के दरवाजों या खिड़कियों से दूर रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। घर के अंदर रहना चाहिए जब लाइटनिंग हो रही हो, और धातु के यानी मेटल से बनाए गए खिड़की और दरवाजों से अलग रहना चाहिए सेफ्टी के लिए। एक ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, नहीं। जो भी जीवित चीज़ है या जो भी मेटॉलिक बॉडी है जो सबसे ऊंचा है उसी पे बिजली आकर के गिरती है, इसलिए एक ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए, पेड़ से दूर रहना चाहिए। सो इसमें से राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। यह लाल रंग को परावर्तित करती है, यह सही है। यह लाल रंग को गुजरने देती है, नहीं। यह लाल रंग बिखेर देता है, नहीं। यह लाल रंग को सोख लेता है, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट लाल हमें तभी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस पर जब व्हाइट लाइट पड़ता है, व्हाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट होते हैं विजियोर, उसमें से सारे कंपोनेंट को वो बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है और सिर्फ रेड लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड कंपोनेंट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें रेड दिखाई दे रहा है। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है, यह लाल रंग को परावर्तित करता है, ये सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई होती है। तो एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई जूल होती है, राइट ऑप्शन सी है। कार्य का इकाई जूल है। कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है, SI में भी और MKS में भी, जूल, राइट ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट, प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 होता है। राइट ऑप्शन सी है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये समानांतर क्रम क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये एक रेसिस्टर है, ये दूसरा रेसिस्टर है, इसको सॉरी ये सीरीज में हो गया, ये एक रेसिस्टर है, एक दूसरा यहाँ पे रेसिस्टर है, इसको आपस में ऐसे कनेक्ट कीजिए, इसको फिर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए आप। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसको पैरेलल कनेक्शन हम कहते हैं। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। तो यहाँ से सोल्व करके आप R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे तो वो आता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो रेडियो वेव का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो गामा का होता है, इससे ज़्यादा एक्स का होता है एक्सरे का, उससे ज़्यादा जो हो गया वो अल्ट्रावायलेट यूवी का हो गया, उससे ज़्यादा जो हो गया वो हो गया इंफ्रारेड का, उससे ज़्यादा हो जाएगा इसमें रेडियो वेव का, रेडियो वेव का। इसमें सबसे ज़्यादा ये जो ऑप्शन है रेडियो वेव का होगा। तो वेवलेंथ का जो ये ऑर्डर है, फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी गामा रे की होगी, उससे कम एक्स रे की, उससे कम यूवी रे की, उससे कम IR इंफ्रारेड की, उससे कम रेडियो वेव की। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि C इज इक्वल टू जो होता है वो F लैम्डा होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C/F। तो लैम्डा और F जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका वेवलेंथ का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसके वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, एक सेमीकंडक्टर है, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। राइट ऑप्शन ए है, उपधातु। मेटलॉयड कहिए, सेमीकंडक्टर कहिए। नेक्स्ट, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये पोटेशियम का अयस्क है, पोटेशियम का ओर है। राइट ऑप्शन ए है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, KMgCl3 इंटू 6H2O। ये कार्नेलाइट का केमिकल फार्मूला होता है, KMgCl3 इंटू 6H2O, और ये पोटेशियम का अयस्क है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज जो होता है उर्वरक निर्माण में होता है, यानी फर्टिलाइजर्स के निर्माण में। नेक्स्ट, हीलियम के नाभिक में होता है, यानी हीलियम के न्यूक्लियस में होता है। तो हीलियम का जो ये सिंबल होता है He, मास नंबर इसका 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या जो है 2 है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 है। तो 4 में से जब प्रोटॉन की संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, यानी न्यूट्रॉन 4 - 2 यानी 2 होगा। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 1 प्रोटॉन है, ये गलत है। 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। 2 प्रोटॉन एवं 1 न्यूट्रॉन, ये भी गलत है। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ये सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। सी में जो दिया गया 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, ये गलत है। इसमें 2 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन दिया है, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन है इसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। इसके ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को यदि हम निकाल देंगे तो बन किया जाएगा, हीलियम 2+ बन जाएगा। और हीलियम 2+ को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। इसको भी याद रखिए, एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों को पहचानने में नहीं, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ये भी नहीं, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, बिल्कुल नहीं। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। एक मिक्सचर में अलग अलग कलर्स के यदि कंपोनेंट्स हैं तो उन कंपोनेंट्स को हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हुए अलग कर सकते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं? तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। एल्युमिनियम के ऑक्साइड तो होते ही हैं, साथ ही ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय रूप के होते हैं। नेक्स्ट,
जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। ये एक बहुत ही घुमाया हुआ क्वेश्चन है, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। तो होता क्या क्या चीज़ है इसमें? कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है। कॉपर 50% होता है, जिंक 35% होता है, निकेल 15% होता है। चांदी यानी सिल्वर इसमें होता ही नहीं है, तो 0% होगा। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो एक कैरेट जो होता है, एक कैरेट ये बराबर होता है 0.2 ग्राम के, 0.2 ग्राम के। इसको मिलीग्राम में बदलेंगे तो 0.2 में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से जो ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 200 हो जाएगा। 200 मिलीग्राम mg, मिलीग्राम हो जाएगा। तो 200 मिलीग्राम राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। राइट ऑप्शन सी। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? NaSCO3। ये खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानिए मस्टर्ड गैस होता क्या है। तो इसका केमिकल जो नाम है वो है डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। डाइक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड इसका केमिकल नाम है। इसका प्रयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसका यूज किया गया था। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? रासायनिक युद्ध में किया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। एक बहुत ही जहरीली गैस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यह एक विस्फोटक है, TNG। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन ये भी एक विस्फोटक है। पोटेशियम क्लोरेट ये भी विस्फोटक है। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक विस्फोटक नहीं है। ये एक इनेस्थेसिया है। मतलब ये रहा कि ऑपरेशन से पहले इसका यूज किया जाता है मरीज को बेहोश करने में। तो ये विस्फोटक नहीं है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो वो है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। राइट ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव नीला हरा शैवाल है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। वे धूप और पानी से खाना बनाते थे। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ, जिससे अन्य जीवों के विकास में मदद मिली। नेक्स्ट, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। नहीं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं। ये भी नहीं। वातावरण के तापक्रम को बराबर रखते हैं। ये भी नहीं। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर को हमेशा एक समान बनाए रहते हैं। इनके शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता है। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, आलू है एक, क्या है ये? तो आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, पपीते में पीले रंग का कारण है, क्या है? कैरिका जैंथिन। पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्ण के कारण इसका रंग पीला होता है। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं मतलब लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहिए, व्हाइट ब्लड सेल्स कहिए, होती है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियों, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी। अर्थोप्लास्टी क्या है? तो अर्थोप्लास्टी जो है शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी द्वारा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है और बड़ी आंत तक होता रहता है, किंतु अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो विटामिन B12 का भी होता है आंत के जीवाणुओं द्वारा, और विटामिन K का भी होता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जिंक उपस्थित होता है, जस्ता। राइट ऑप्शन बी है। इंसुलिन का जो स्त्राव होता है वो पैंक्रियाज से होता है, और ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। जिनके बॉडी में इंसुलिन स्त्रावित नहीं होता है उनके बॉडी में, उनके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज़ होना कहा जाता है।
और बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। नेक्स्ट, हिपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है, लीवर है, राइट ऑप्शन ए है। यह एक वायरस से होता है, वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक हैं? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या जैसे नॉर्मली 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं, एक बढ़ जाती है, गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, तो इसी को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, राइट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन से हम स्किप करते हैं उसको। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने फैसला किया है, राइट ऑप्शन डी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया, राइट ऑप्शन बी है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित किया गया था। 2021 में उत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना है। पहला IISF 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो है DM कालियानन थे, राइट ऑप्शन ए है। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य DM कालियानन का तमिलनाडु में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 28 साल की उम्र में भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वह उस समय संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे 1952 से 1967 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक रहे थे। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। उन्होंने इस पुस्तक में अपने पिता उदय सिंह और स्वयं के अनुभव के बारे में चर्चा किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने जीता, राइट ऑप्शन सी है। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। 24 राज्यों की श्रेणी में 24 राज्यों की प्रदर्शनी में बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से है, राइट ऑप्शन डी होगा। इसको शुरू किसने किया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस IIT संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है? तो वह है IIT मद्रास, राइट ऑप्शन बी है। IIT मद्रास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई-सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में किया गया, राइट ऑप्शन डी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद तथा महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? खेल मध्यस्थता केंद्र मतलब स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, तो अहमदाबाद में हुआ है, राइट ऑप्शन सी है। यह खेल मध्यस्थता केंद्र खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी है? तो दी चैलेंज बनी है, राइट ऑप्शन डी है।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में पहली फिल्म दी चैलेंज की शूटिंग के लिए 12 दिन बिताने के बाद कजाकिस्तान में रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर वापस लौटे। रोसमोस्कोस के रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग नोवित्स्की, 37 वर्षीय एक्ट्रेस यूलिया पेरसिल्ड और 38 वर्षीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्लीम शिपेंको के साथ गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? असगर वजाहत को सम्मानित किया गया है। किसके लिए सम्मानित किया गया? इनके नाटक महाबली के लिए। सो राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वह अरुणाचल प्रदेश की फिल्म, राइट ऑप्शन बी है। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनुह से प्रेरित है, जो एसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, 22वां फीफा विश्व कप वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में आयोजित किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? भारत को फिर से एक बार चुना गया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली की विधानसभा ने किया है, राइट ऑप्शन डी है। दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण में एक नया मानदंड स्थापित करेगा। यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा उत्कृष्ट व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? इधर राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम दिया गया है, इससे जुड़े शहर दिया गया है। NH4 क्या चेन्नई और दिल्ली को जोड़ता है? नहीं। NH4 जो है मुंबई के ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है, तो ये गलत है। NH6 क्या दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? नहीं। NH6 हाजीरा को कोलकाता से जोड़ता है, दिल्ली को कोलकाता से नहीं, हाजीरा को कोलकाता से जोड़ता है। सो ये भी गलत है। NH8 क्या दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? यस, NH8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। सो ये सी सही है। NH44 आगरा और कन्याकुमारी को जोड़ता है? नहीं। NH44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो ये गलत है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसमें सही कौन सा सुमेलित है? सी सही सुमेलित है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको डिटेल में जानते हैं। NH1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, NH2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, NH3 आगरा से मुंबई को जोड़ता है, NH4 मुंबई के ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है, NH5 बेहरगोड़ा कोलकाता के पास के बेहरगोड़ा को चेन्नई से जोड़ता है, NH6 हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है, NH8 दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर खनन क्षेत्र का नाम दिया गया है, उससे संबंधित खनिज का नाम इधर दिया गया है। तो क्षेत्री किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के खनन के लिए प्रसिद्ध है ये, तो ए का जो हो जाएगा वो 4 होगा। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन होता है, सो बी का 3 हो जाएगा। तलचर किसके लिए है? तलचर जो है कोयला के लिए है, तो सी का 2 हो जाएगा। कुद्रेमुख लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कुद्रेमुख लौह अयस्क के खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो डी का 1 हो जाएगा। यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो लेह में न्यूनतम वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 9 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में इस प्रकार की मौसमी परिस्थितियां मिलती हैं। इन इलाकों में
हल्की ठंड व वर्षा वाली शीत ऋतु और मध्यम गर्मी वाली व शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य चिली में पाई जाती है भूमध्यसागरीय जलवायु। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में ही पाई जाती है भूमध्यसागरीय जलवायु। मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में ही पाई जाती है भूमध्यसागरीय जलवायु। तो इसमें से चारों सही है, मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो यदि आप मैप देखेंगे तो पाएंगे मध्य एशिया के दो देश कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, राइट ऑप्शन बी होगा। अराल सागर जो है कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है। आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। मानवीय गतिविधियों के कारण अराल सागर अत्यधिक तेजी से सूखता जा रहा है, इसलिए चर्चा में रहा है। नेक्स्ट, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो अल्फीसोल प्रकार की मृदा से आच्छादित है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैप के थ्रू की मकर रेखा किस से होकर के गुजर रहा है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो एक तो चिले से होकर के पास कर रहा है, उसके बाद अर्जेंटीना से, देन पराग्वे से एंड देन ब्राज़ील से। 4 देशों से होकर के गुजर रहा है मकर रेखा। बोलीविया से नहीं गुजर रहा है, सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलीविया से होकर के पास नहीं करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ब्राज़ील से होकर के जाता है, चिले से होकर के जाता है, पराग्वे से होकर के जाता है एंड अर्जेंटीना से होकर के जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पिरेनीज पर्वत क्या फ्रांस को स्पेन से अलग करता है? यस, ये सही है। आल्प्स पर्वत क्या फ्रांस को इटली से अलग करता है? बिल्कुल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, राइट ऑप्शन ये सही है। वासजेस पर्वत क्या फ्रांस को जर्मनी से? बिल्कुल, फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है, ये भी सही है। जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है? यस करता है, राइट ये भी है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मोर देन वन, ई हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट, डोल्ड्रम क्या है? तो यह भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, राइट ऑप्शन डी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में धरातलीय क्षैतिज पौने नहीं चलती, बल्कि उच्च तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनीय धाराओं का जन्म देती है। इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 0 से 5 डिग्री के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में लगभग पूरे वर्ष सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कार्डमम पहाड़ियाँ क्या दक्षिण भारत में है? यस है। गिरनार की पहाड़ियाँ क्या पूर्वी भारत में? पूर्वी भारत में कहाँ से आ जाएगी? पश्चिमी भारत में, ये गलत है। महादेव की पहाड़ियाँ क्या मध्य भारत में है? यस। मिकिर की पहाड़ियाँ क्या पूर्वोत्तर भारत में है? यस। तो 3 सही है, 1 गलत है, राइट ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर मालाबार तट के समानांतर हैं। महादेव की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत के विस्तारित भाग है जो मध्य भारत में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पहाड़ियाँ के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह है तथा ये कार्बी एंगलोंग पठार के ही भाग हैं। गिरनार पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसमें सबसे बड़ी चोटी गोरखनाथ है। गोरखनाथ गुजरात में सबसे बड़ी चोटी है जिस पर दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियों का जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वो है झेलम, सबसे उत्तर में झेलम, देन चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, देन सतलज। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, राइट ऑप्शन बी होगा, 1 4 3 2। नेक्स्ट, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्मम जिले में 1012.86 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे वर्ष 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? यानी डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था? तो 17.7% था।
17.7%, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है, ये भी सही है। हडुकी परियोजना पेरियार नदी पे है, ये भी सही है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पे है, नहीं, ये गलत है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में है। चंद्रा नदी पर जो चेनाब की सहायक नदी है, सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कितना है? 2114 स्क्वायर किलोमीटर है, राइट ऑप्शन बी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में देश में मैंग्रोव वन में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के थ्रू बनाया गया था, राइट ऑप्शन बी है। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। लॉर्ड स्टैनली पहले भारत सचिव थे। भारत सचिव को 15 सदस्यों से बनी भारत परिषद द्वारा परामर्श प्राप्त होता था। नेक्स्ट, बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन और उसका महत्व क्या था? फैजपुर अधिवेशन ये गांव में आयोजित किया गया था, गांव में अधिवेशन था, तो ये ए का 1 हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो बी का 3 हो जाएगा। कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, सो सी का 2 हो जाएगा। दिल्ली अधिवेशन, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो ये 4। कौन थे युवा अध्यक्ष? अबुल कलाम आज़ाद थे, सो डी का 4 हो जाएगा। यानी कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पे ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फैजपुर अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? 1937 में गांव में आयोजित हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। दिल्ली अधिवेशन 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ये विशेष सत्र था 1923 का। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया से विभूषित किया गया था, ये सही है। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त है, ये भी सही है। इनके प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि है, ये भी सही है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, नहीं, वो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में, तो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1838 में हुआ था, राइट ऑप्शन सी है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। यह संस्था जमींदार के हितों का संरक्षण करता था। नेक्स्ट, बिहार के पटना में 1632 में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो डच ने की थी, राइट ऑप्शन बी है। डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। डच बिहार से सोरा, चीनी, अफीम एवं सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? वास्तविक नाम और उनसे जुड़ी उपाधियां दी गई है। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ये सही है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहा जाता था, ये भी सही है। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहा जाता था, ये भी सही है। फारूक शेर को घृणित कायर की उपाधि दी गई थी, ये भी सही है। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं, सो मोर देन 1 करेक्ट ई होगा। नेक्स्ट, अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में लिखी गई थी, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन हैं? तो के दत्ता है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक
कौन एफजी सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, राइट ऑप्शन सी है। एफजी सलाई के नेतृत्व में चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया था। इस समिति के सदस्यों में महात्मा गांधी, एलसी अडानी, हरिप्रसाद नारायण सिंह, डीजे रीड, एमजी रैनी थे। रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। नेक्स्ट, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। फिर इसको 2001 में इसका नाम बदल करके आईआईटी कर दिया गया, यानी 2001 में वो आईआईटी हो गया। रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आईआईटी रुड़की बन गया। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1847 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट, हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था। राइट ऑप्शन सी है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। इसकी सिफारिशों में मुख्य रूप से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा शामिल थे। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो कैप्टन ली ग्रैंड से हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश से घायल अवस्था में 22 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे। इसी समय कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह के जीवित रहते अंग्रेज जगदीशपुर पर कब्जा नहीं कर सके तथा घायल अवस्था में 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। समाप्त कैसे हुआ? 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि से यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट, अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तारकनाथ दास ने किया था और जीडी कुमार ने किया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 को अमेरिका के सिएटल में तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। राइट ऑप्शन डी है। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष तीनों थे। वित्त विभाग एसी चटर्जी को, प्रचार विभाग एसए अय्यर को एवं महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। नेक्स्ट, 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो खिलाफत आंदोलन से था। राइट ऑप्शन सी है। 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 10 अगस्त 1920 को सेब्रेस की संधि हुई। इस प्रकार तुर्की का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मित्र राष्ट्रों ने खलीफा का अपमान किया और इस्लाम की पवित्र भूमि पर अवांछनीय अधिकार कर लिया। यही खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार सजाइए। खुदीराम बोस को फांसी, स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। 1905 खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 1908 में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। उसके बाद में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। उसके बाद में खुदीराम बोस को फांसी 1908 में दी गई थी। तो 2-3-1 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक शासन में औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? एसए डांगे, सिंगार बेलू, मुजफ्फर अहमद, ये तीनों थे। पीसी रे नहीं थे। पीसी रे को भारत में रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। तो कौन नहीं थे? पीसी रे। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो मद्रास सेशन में, 1908 के मद्रास सेशन में। राइट ऑप्शन सी है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। नेक्स्ट, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो मजहरूल हक थे। राइट ऑप्शन डी है। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहरूल हक को इस लीग का अध्यक्ष एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था।
नेक्स्ट, भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। राइट ऑप्शन ए है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 28 से 29 अगस्त 1920 को हुआ। मजहरुल हक को इस सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जो पारित हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह और भील विद्रोह दोनों पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में हुआ था। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोर देन वन। जुआंग और चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? जुआंग विद्रोह उड़ीसा के क्योंझर में हुआ था और चुआर विद्रोह बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी को नियुक्त किया था। राइट ऑप्शन सी है। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया, जो 1523 तक अपनी मृत्यु होने तक बिहार का प्रभारी बना रहा। नेक्स्ट, किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? 1666 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 17वीं शताब्दी में सासाराम और गया होते हुए पटना आए। पटना से असम को प्रस्थान करते समय गुरु तेग बहादुर ने अपनी पत्नी गुजरी देवी को गर्भावस्था की स्थिति में भाई कृपाण चंद्र के संरक्षण में पटना में ही छोड़ दिया। पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो राणा कुंभा ने लिखा है। राइट ऑप्शन सी है। राणा कुंभा एक महान संगीतकार और कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे हैं, जो संगीत के क्षेत्र में उनकी प्रवीणता के प्रमाण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित की थी? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बिदर को अपनी राजधानी बनाई। बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मुहम्मदाबाद नाम दिया। नेक्स्ट, अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था? तो एका बीबा एंड मोसेरात दोनों ने किया था। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया तथा इसमें सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित किया था। इबादत खाने में एका बीबा एम मोसेरात ने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो एलिफिंस्टन ने कहा है। राइट ऑप्शन बी है। फिरोज शाह तुगलक को उसके कल्याणकारी कार्यों के कारण हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने सल्तनत युग का अकबर कहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो जेबुन्निसा ने की थी। राइट ऑप्शन सी है। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा को शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया। यहीं पर उसने बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी थी। राइट ऑप्शन डी होगा, चंदना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? हड़प्पा कालीन साइट है ये और क्षेत्र है वहाँ दिया गया। संघोल कहाँ पे है? पंजाब में है, ये सही है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये सही है। हुलास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। प्रभास पाटन ये गुजरात में है, ये भी सही है। तो सभी करेक्टली मैच्ड हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, पंचविश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो सामवेद का है। राइट ऑप्शन सी है। ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय। सामवेद का पंचविश। अथर्ववेद का गोपथ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है? तो मौर्य वंश के पतन के कारण के संदर्भ में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इस संदर्भ में बी.डी. कौशाम्बी ने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट एवं ऋणग्रस्तता को बताया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी.डी. कौशाम्बी बी।
नेक्स्ट, भारत का भूगोल नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो टॉलेमी ने लिखी थी, राइट ऑप्शन डी है। टॉलेमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इसमें तत्कालीन भारत की विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजवंश, उसके संस्थापक। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव हैं, सही है। हुण वंश के संस्थापक तोरमल, ये भी सही है। कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल, ये भी सही है। चोल वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग नहीं है। चोल वंश के संस्थापक जो है विजयालय हैं, जबकि दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। सो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी में पूर्व में मध्य सर्वाधिक शक्तिशाली 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार उसके क्या कारण थे? तो कृषि अधिशेष था, ये कारण सही है। लोहे की खदानें उपलब्ध थी, ये भी सही है। गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन था, ये भी सही है। जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता थी, ये भी सही है। तो चारों सही है, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक ने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यशोधर्मन ने किया था, राइट ऑप्शन सी है। मंदसौर की यशोधर्मन ने 527 ईस्वी में मिहिर कुल को परास्त किया। यशोधर्मन मालवा का शासक था। यशोधर्मन के विषय में हमें मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। क्या इंगित करती है? स्टैगफ्लेशन को इंगित करती है, राइट ऑप्शन सी है। जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के संपन्न हो तब यह स्टैगफ्लेशन की दशा बतलाती है। चूँकि यहाँ आर्थिक समृद्धि थम जाती है, अतः रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते हैं। सामान्यतः उच्च बेरोजगारी के कारण मूल्य में कमी होनी चाहिए, जो कि स्टैगफ्लेशन के दौरान नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो सीपीआई के आधार पर करता है, सीपीआई संयुक्त कंबाइंड, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त के आंकड़ों का प्रयोग करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन को खुदरा बाजार के स्तर पर मापा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो वो है लाफर कर्व, राइट ऑप्शन ए है। यह अर्थशास्त्री आर्थर लाफर द्वारा प्रतिपादित अवधारणा है, यानी लाफर कर्व। उनके अनुसार यदि कर की दर कम हो अथवा कर की दर अत्यधिक उच्च हो तो दोनों ही स्थितियों में कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां कम होती है। कर से होने वाली प्राप्ति अधिकतम तब होगी जब कर की दर सामान्य होगी। कर की दर में ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण कर की चोरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कर्नाटक में हुआ, राइट ऑप्शन सी है। इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। यानी मक्का के उत्पादन में शीर्ष जो राज्य हैं वो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो तमिलनाडु है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है कितनी है? 3.9% है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है तो 18.8% है, 18.8%, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, बिहार के निम्न में से किस जिले में बनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो शेखपुरा में है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा बनावरण है, उसके बाद जमुई में, उसके बाद नवादा में, उसके बाद मुंगेर में। तो जमुई, कैमूर, नवादा, मुंगेर, राइट ऑप्शन ए है। कैमूर में 31.56% वन क्षेत्र है, जमुई में 21.34% वन क्षेत्र है, नवादा में 20.72% है, मुंगेर में 20.16% है। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो नालंदा रहा, राइट ऑप्शन ए है। नालंदा, उसके बाद कौन सा रहा? पश्चिम चंपारण, उसके बाद में पटना रहा।
और गोभी के उत्पादन में सबसे शीर्ष पे रहा वैशाली, उसके बाद में कटिहार, उसके बाद नालंदा। और जिनका राज्य के कुल गोभी उत्पादन में संयुक्त रूप से 21.9% का हिस्सा रहा इन 3 जिलों का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो वो है आर्टिकल 30, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो 1960 के बेरीबारी यूनियन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो उसमें जो प्रावधान किए गए थे वे थे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। तब विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, ये सही है। प्रांतीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत नहीं, गैर सरकारी बहुमत की अनुमति थी। सो ये गलत हो जाएगा। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचक पद्धति अपनाई गई थी, ये सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया था, नहीं, ये गलत है। सो मोर देन वन प्रावधानों में शामिल नहीं था, तो मोर देन वन प्रावधान है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था। उन्हें विधि सदस्य के रूप में सदस्यता दी गई थी। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? तो शेड्यूल 7 में दिया गया है, अनुसूची 7 में दिया गया है, जो इसमें से कोई नहीं है। सो नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? तो समानता का अधिकार करता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक? तो ये आर्टिकल 22 में दिया गया है, 3 माह तक रखा जा सकता है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार होना आवश्यक है ये तो नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा गया है आर्टिकल 85 में कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। सामान्यतः प्रति वर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, यानी बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ये सही है। उत्तर लिखित दिए जाते हैं, नहीं, तारांकित में लिखित नहीं दिए जाते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तारांकित जो प्रश्न है उसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, नहीं, तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद को संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है, यानी किसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है? तो धन संबंधी विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, तो 2 और 3 तो नहीं होगा, साधारण विधेयक के लिए बुलाया जा सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए बुलाया जा सकता है, तो 1 और 4 सही होगा। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते भारित हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते भारित हैं, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को संसद के रूप में वेतन और भत्ते मिलते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। सो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे ये तो गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारित हैं, ये 3 भारित है, लेकिन 4 जो है भारित, तीसरा जो है भारित नहीं है। 1, 2, 4 भारित है, लेकिन तीसरा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो केवल 3 बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे अग्रता क्रम में इसमें मुख्य न्यायाधीश 6ठे स्थान पे आते हैं, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य जो है 7वें स्थान पे आते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है 9A स्थान पे आते हैं, 9वें स्थान पे, मंत्रिमंडलीय सचिव जो है 11वें स्थान पे आते हैं। तो क्रम जो होगा 4, 3, 2, 1, वरीयता क्रम 4, 3, 2, 1, राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। ये संसद के सदस्य के रूप में अपने पद का शपथ लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। तो लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और 47 सीटें जो है एसटी के लिए रिजर्व है। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट सीरीज के टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।